गुड मॉर्निंग बच्चों। आज राजनीति विज्ञान के इस क्लास में हम भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि अपन ने पिछली कुछ क्लासों में जो हमारे देश की समस्याएं हैं उन समस्याओं पर प्रकाश डाला है। हमारे देश में लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के बारे में अपन ने बात करी है। उसी की कड़ी में आज हम भ्रष्टाचार के बारे में अध्ययन करेंगे। जहाँ पहले हमने सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद इन मुद्दों पर चर्चा करी थी। आज हम भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हैं। भ्रष्टाचार बच्चों आज एक ऐसी समस्या उत्पन्न हो चुकी है कि दूर दूर तक जिसका कोई समाधान नजर नहीं आता। यूं कहें कि लोगों की रगों में ही भ्रष्टाचार बस गया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। समस्या कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, अगर मनुष्य में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो निश्चित रूप से उस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है, चाहे कितनी भी विकट समस्या हो। तो आज अपन इस क्लास में भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ेंगे। क्या भ्रष्टाचार का अर्थ होता है, क्या भ्रष्टाचार का कारण होते हैं, भ्रष्टाचार के क्या परिणाम होते हैं और कैसे इस भ्रष्टाचार की समस्या को दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले बच्चों को बात करते हैं भ्रष्टाचार के शाब्दिक अर्थ। क्या शाब्दिक अर्थ होता है भ्रष्टाचार का? दो शब्दों से मिलकर बना होता है भ्रष्टाचार। भ्रष्ट प्लस आचरण। इन दो शब्दों से मिलकर भ्रष्टाचार बना है, भ्रष्ट प्लस आचरण। और इसका अर्थ होता है ऐसा आचरण। भ्रष्टाचार का मतलब आचरण, समझते हैं आप? ऐसा आचरण जो भ्रष्ट हो। भ्रष्ट से मतलब ऐसा आचरण जो नैतिक दृष्टि से सही नहीं हो, यानी अनैतिक हो, अनुचित हो। इस तरह के आचरण को भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता है। यानी जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के मान्य नियमों के विरुद्ध, लिखेंगे जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के मान्य नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए गलत आचरण करने लगता है तो वह व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है। यानी जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के माननीय नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए गलत आचरण करने लगता है तो वह व्यक्ति
भ्रष्टाचारी कहलाता है और उस व्यक्ति के द्वारा किया गया ऐसा आचरण भ्रष्टाचार कहलाता है। यानी अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अगर कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के खिलाफ जाता है, गलत आचरण करता है, अनैतिक कार्य करता है, जो अनुचित कार्य करता है, तो वो सारा आचरण भ्रष्टाचार है। यानी यह भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ हो गया। अब भ्रष्टाचार वास्तव में है क्या? भ्रष्टाचार बच्चों किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को एक दीमक की तरह खोखला कर देता है, उस देश की अर्थव्यवस्था को खा जाता है। यानी भ्रष्टाचार का अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति या संगठन, तो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या फिर संगठन अपने निर्धारित नियमों के विरुद्ध जाकर या निर्धारित जो कानूनों का दायरा है उस कानून के दायरे के विरुद्ध जाकर अनुचित और अनैतिक तरीके से किसी व्यक्ति या संगठन को, यानी अब जो भी निर्धारित नियम है उन निर्धारित नियमों के विरुद्ध जाकर अनुचित तरीके से किसी व्यक्ति या संगठन को लाभ पहुंचाना है, यानी उसका ऐसा कोई कार्य करता है और उस कार्य को करने के बदले में उससे धन या पैसा या कुछ सुविधाएं वो लेता है, तो इस तरह का जो आचरण है, इस तरह का कार्य है, वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। भ्रष्टाचार के कारण की बात करें, राजनीति पढ़ रहे हैं अपन, राजनीति से जोड़ते हैं इसको कि भ्रष्टाचार का प्रारंभ राजनीतिक दलों को, जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदे से प्रारंभ हुआ। तो चुनाव के टाइम में क्या होता है, राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता है और ये पैसा उनको उपलब्ध कराते हैं बिजनेस में, जो व्यापारी वर्ग होता है वो उनको काफी सारा पैसा, जिनमें उनका खुद का काला धन भी शामिल होता है, वो ब्लैक मनी, वो उनको चुनावी चंदे के रूप में राजनीतिक दलों को देते हैं। राजनीतिक दल उस चुनावी चंदे से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि व्यापारी वर्ग तो राजनीतिक दलों को चंदा क्यों देते? कि राजनीतिक दल, जो राजनीतिक दलों को जो चंदा प्राप्त होता है व्यापारी वर्ग से, तो जब उस प्राप्त चंदे से राजनीतिक दल अपनी सरकार बनाते हैं, चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतने के बाद वो अपनी सरकार बनाते हैं, तो सरकार बनाने के बाद उनके जो नियम होते हैं वो नियम इस तरह के बनाए जाते हैं कि जिससे व्यापारी वर्ग को, जो बिजनेस क्लास के लोग होते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सके। और वो सरकार की नीतियों को इस तरह से बनवाते हैं, व्यापारी वर्गों के दबाव में सरकार की नीतियां इस तरह से बनती है कि ज्यादा से ज्यादा फायदा व्यापारी वर्ग को पहुंचता है या दैनिक वर्ग को पहुंचता है। तो यहीं से आप मानो कि भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। इसमें ज्यादा बात करें तो अपन जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं, उन औद्योगिक घरानों को ले लो, तो बड़े बड़े व्यापारी वर्ग को ले लो, ये चुनाव के टाइम पे हर राजनीतिक दल को चंदा होती है। इनकी मोनोपोली इस तरह की होती है कि जिस दल की सरकार बनने का चांस है ज्यादा, उस दल को ज्यादा दे दिया, बाकी दूसरे दलों को थोड़ा। इवन की
जब सरकार बनती है और सरकार जब अपनी नीतियां बनाती है तो इस तरह की नीति की अपोजिशन वाले भी विरोध नहीं करते। क्यों? क्योंकि अपोजिशन वालों को भी उस व्यापारी वर्ग ने चंदा दिया, चंदे के रूप में उनको पैसा दिया था, यूं कहें कि एक साफ तरीके से एक तरह से रिश्वत उनको दी। जब पैसा दे दिया तो उस पैसे का वो आउटपुट भी चाहते हैं, तो इसलिए नीतियां सारी उनके फायदे के अनुसार बनती है, उनके व्यापार के फायदे के अनुसार बनती है। यही भ्रष्टाचार है। इसमें भ्रष्टाचार के अधिकांश मामले खरीद, अनुदान, निर्माण, लाइसेंस, परमिट, आवंटन, ऋण, नियुक्ति, स्थानांतरण, किसी को अपना ट्रांसफर कराना होता है तब पैसा देके अपना ट्रांसफर करा लेता है, किसी को लाइसेंस बनाना होता है, किसी को अपने किसी का परमिट बनाना होता है, तो ये सब पहले चुनाव में जो चंदा दिया हुआ रहता है उस रूप में काम में आता है, या उनको रिश्वत के रूप में जो पैसा दिया जाता है। यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत प्रारंभ हो जाती है। और जैसा कि हमने आपको कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को डीमन की तरह खोखला कर देता है भ्रष्टाचार। इसलिए इसके जो परिणाम होते हैं वो परिणाम भी काफी घातक होते हैं, भयानक परिणाम होते हैं। क्या परिणाम हो सकते हैं भ्रष्टाचार के, इसके बारे में बात करते हैं। परिणाम इसके इतने भयंकर होते हैं कि काफी ड्रामे बहुत जिनका कहें कि नतीजा काफी बुरा निकलता है। इसके कुछ परिणामों की अगर अपन चर्चा करें कि मान लो कि कोई सार्वजनिक निर्माण कार्य चल रहा है, पुल बनाना है, कोई सड़क बनानी है, तो उस व्यक्ति ने जो ये कार्य करेगा उसने रिश्वत देके तो इस चीज का ठेका लिया। अब अपने को ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि उसने पहले तो रिश्वत दी, नेताओं को पैसे खिलाए, कर्मचारियों को जो अफसर लोग थे उनको पैसे खिलाए, तो इसलिए वो उसमें काफी घटिया स्तर की सामग्री यूज में करेगा। जो निर्माण कार्य होगा काफी घटिया होगा, और जब वो चीज बनकर तैयार हो जाएगी तो उसको पास करने वाले भी जो आएंगे उनको भी वो भ्रष्टाचार में वो व्यक्ति लिप्त कर देगा, उनको भी कहने का मतलब पैसा खिला। और परिणाम उसमें क्या होता है कि अगर सड़क बनाई है तो वो सड़क मौसम की मार नहीं झेल पाती, पुल बनाया है तो 2 साल में वो पुल टूट जाता है, ढह जाता है, जिससे जान माल के नुकसान की काफी हानि बढ़ेगी। यहाँ तक तो फिर भी ठीक कि चाहे किसी भी स्तर का निर्माण किया, सार्वजनिक निर्माण किया, चाहे घटिया स्तर का किया, तो कई बार तो भ्रष्टाचार की सीमा इस हद तक पहुंच जाती है कि ये जो भी सार्वजनिक जो निर्माण है, ये निर्माण सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाता है। फलानी जगह सड़क बन गई, फलानी जगह पुल बन गया, या उसमें ऑफिस बना दिया, सार्वजनिक निर्माण कार्यों में बहुत कोई निर्माण कार्य कर लिया, होता नहीं है, सिर्फ कागजों में कलम पूर्ति हो जाती है, कागजों में पैसे उठा लिए जाते हैं और कहीं कोई निर्माण कार्य नजर नहीं आता। भ्रष्टाचार की सीमा इस हद तक पहुंच गई। दूसरा इसका जो परिणाम है उसकी अगर अपन बात करें, योग्य और निष्ठावान व्यक्ति योग्य और निष्ठावान व्यक्तियों को समुचित अवसर नहीं मिल पाता। किसी व्यक्ति में टैलेंट है, योग्य भी है, लेकिन अगर नौकरी लगना है, कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा, उसमें नौकरी लगना है, इंटरव्यू में खिलाने के लिए, उसके बाद पैसा, तो योग्य व्यक्ति को रह जाएगा जिसने भ्रष्टाचार
जो व्यक्ति लिप्त हो गया, जिसने रिश्वत में पैसा खिला दिया, उस व्यक्ति की नौकरी लग गई। यानी जो योग्य व्यक्ति थे, निष्ठावान व्यक्ति थे, वो नौकरी के अवसर से वंचित रह जाएंगे। ऐसे ही कई जगह योग्यता का भी यहाँ पर भ्रष्टाचार के माध्यम से विनाश होता है। अगले कारणों की बात करते हैं। जो गरीब व्यक्ति है, उन गरीब व्यक्ति के जीवन जीने की, गरीब व्यक्ति के जीवन जीने के प्राकृतिक अधिकार, तो गरीब व्यक्ति का जो जीवन जीने का प्राकृतिक अधिकार होता है, अधिकार पर प्रतिकूल असर पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया कि सार्वजनिक निर्माण कार्य हो गया, वो निर्माण कार्य ढह गया, आप थोड़ी देर के मान लो तो निर्माण कार्य ढह गया, किसी व्यक्ति की जान चली गई उससे, तो गरीब व्यक्ति जो मजदूर था वहां पर उसकी जान चली गई, तो वो तो अपने जीवन जीने के अधिकार से वंचित, उसका जीवन चला गया। तो जीवन गरीब व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। समाज में अगले बात करें कि समाज में आर्थिक विषमता पनपती है। आर्थिक विषमता जो अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई है वो और गहरी होती जाती है, और चौड़ी होती है। क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण अमीर व्यक्ति तो और अमीर होता जाता है, गरीब व्यक्ति और गरीब होता जाता है। जैसे क्लास के शुरू में बताया था कि सरकार की नीतियां गरीब वर्गों की होती है, इससे अमीर वर्ग गरीब वर्ग को उसमें कुछ फायदा नहीं होता, तो अमीर वर्ग उससे और ज्यादा फायदा उठाते हैं और वो और अमीर हो जाते हैं, और गरीब वर्ग की स्थिति ऐसी हो जाती है कि खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। आगे बात करूं काले धन का। अगला जो परिणाम है इसका कि काले धन का अंबार लग जाता है। काला धन का अंबार लग जाता है, काला धन पैसा हो जाता है, और जब जितना ज्यादा काला धन हो, यानी वो पैसा देश का ही पैसा रहता है, लेकिन वो पैसा लोगों की तिजोरियों में बंद रहता है। और क्योंकि काला धन है इसलिए उसको बाहर वो निकालते नहीं है, और वो पैसा उनकी तिजोरी में रहता है। जो पैसा देश के विकास में काम आना चाहिए था, वो पैसा बंद कमरों में पड़ा पड़ा चलता है, उसका अंबार लग जाता है। और काले धन की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, जो भ्रष्टाचार के माध्यम से ही पनपती है। आगे बात करें बेरोजगारी। आगे बेरोजगारी बढ़ती है कि अगर नीतियां अमीरों के पक्ष में बनेगी, धनिक वर्ग या व्यापारी वर्ग के लिए बनेगी, तो मजदूर वर्ग है जो गरीब वर्ग है उनके लिए तो नीतियां नहीं बनेगी, उनको नौकरियां मिलेगी। तो जाहिर सी बात है नौकरी नहीं मिलेगी तो व्यक्ति बेरोजगारों की श्रेणी में होकर बेरोजगारी को बढ़ावा देंगे, बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। आम आदमी जो भ्रष्टाचार का एक और है परिणाम कि आम आदमी जो होता है, आम आदमी का सरकारी तंत्र से विश्वास जाता है। आम आदमी का सरकारी तंत्र से विश्वास होता जाता है। इसमें जनहित के मुद्दों पर लोगों में असंतोष बनता है।
आपने खुद ने कई बार एक्सपीरियंस लिया हुआ है, किसी सरकारी ऑफिस में कोई काम कराने चले जाओ, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स में, आपके कागजों में इतनी कमियां निकालेंगे, जरा जरा सी छोटी छोटी सी कमियां निकालेंगे कि सवाल ही पैदा करेंगे आपका वो काम। और आपने वहां रिश्वत के रूप में किसी को पैसे दे दिए, तो वही काम, चाहे आपके कागजों में कितनी भी कमियां हो, वो काम आपका इजी हो। इवन की इतनी मेंटेलिटी लोगों की आजकल हो गई है कि कोई भी सरकारी काम बिना पैसे दिए तो हो ही नहीं सकता। भ्रष्टाचार की सीमा इस हद तक आगे बढ़ चुकी है। सरकारी तंत्र से लोगों का विश्वास एकदम उठ चुका है। और जनहित के मुद्दों की बात करें कि उस मुद्दों पर लोगों में असंतोष पनपता है, क्योंकि कोई उन मुद्दों की तरफ ध्यान देने वाला नहीं होता। अब ये भ्रष्टाचार जरूरी है कि नीचे के स्तर पर, अधिकतर उच्च स्तर पर, उच्च स्तरों पर होने वाला भ्रष्टाचार निम्न स्तर के कर्मचारियों को भी निकम्मा कर देता। निम्न स्तर के अधिकारियों को पता है हमारे तो पति अधिकारी भ्रष्टाचार में, तो बोले जब वही भ्रष्टाचारी है तो हम तो रहेंगे, यानी वो खुद निकम्मे हो जाते हैं, वो खुद काम। लेकिन जानते हैं जब हमारे अधिकारी टाइट हो तो नीचे वाले को भी लगता है हमारा अधिकारी तो ईमानदार व्यक्ति है, अगर हमने कोई ऐसा कार्य किया तो हमारे खिलाफ एक्शन ले लेंगे। लेकिन उसको पता ही ऊपर के अधिकारी नहीं मान, तो खुद ही भ्रष्टाचार में रिश्वत लेते हैं, तो खुद भी निकम्मे हो जाते हैं, खुद भी उन्हीं की तरह कार्य करने लगे। ये भ्रष्टाचार के परिणाम थे, जिसके कारण आज भारत में या कहें कि पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार ने अपने आप को इतना मजबूत कर दिया है कि विश्व के कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को खोखला करने के लिए सक्षम हो। इसीलिए भ्रष्टाचार को रोकना बहुत जरूरी है। अगर हमारे अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाना है तो किन उपायों से भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है, तो उपायों की भी चर्चा करते हैं। क्या हो सकते हैं भ्रष्टाचार रोकने के ऊपर? अनेक कानून बने हुए भ्रष्टाचार रोकने के, और सबसे महत्वपूर्ण जो है इसमें भ्रष्टाचार निरोधक कानून। एक कानून बना हुआ है भ्रष्टाचार निरोधक कानून। इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन का दायित्व भ्रष्टाचार निरोधक के, इसका क्रियान्वयन कौन करता है? इसका क्रियान्वयन करता है, इसका जो दायित्व है वो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का। इसका कार्य इस कानून के पालन करवाना होता है, भ्रष्टाचार रोकना होता है। ब्यूरो के अधिकारी किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के विरुद्ध, अगर एक ब्यूरो के अधिकारी को किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है तो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, उसको रंगे हाथों पकड़ते हैं कि रिश्वत लेते हुए पकड़ते हैं, उस पर केस चलाते हैं और उसको सजा तक पहुंचाने का कार्य, सजा दिलाने का कार्य इन्हीं अधिकारियों के द्वारा होता है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सतर्कता आयुक्त प्रणाली भ्रष्टाचार को अंकुश लगाने का कार्य करती है सतर्कता आयुक्त प्रणाली। इसको भी लागू किया गया है। क्या होती है प्रणाली? इस प्रणाली में प्रत्येक विभाग में एक अधिकारी है। इसमें इस प्रणाली में प्रत्येक विभाग में एक अधिकारी को
यानी एक अधिकारी है, उस अधिकारी को सतर्कता अधिकारी बनाया जाता है और ये अधिकारी भ्रष्टाचार के जो भी संबंधित मामले उस ऑफिस में आते हैं उन मामलों की जांच करता है और जांच करने के बाद अगर उसको लगता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत आई है वो सही है तो वो उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही भी करता है। यानी काफी प्रयास किया गया। इसी तरह से एक कन्वेंशन ब्यूरो, लोकायुक्त, निरीक्षण या अंकेक्षण विभाग भी है जो भ्रष्टाचार रोकने के कार्य में संलग्न रहते हैं या भ्रष्टाचार रोकने का कार्य करते हैं। ये कार्य ये जो अभी आपने कुछ आपके विभाग के नाम दिए, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अंकेक्षण ब्यूरो, सतर्कता विभाग, इन विभागों का कार्य भ्रष्टाचार रोकने का होता है, लेकिन फिर भी कुछ उपायों को अपनाकर इस भ्रष्टाचार रोधी जो जड़ है इसको हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है। क्या क्या उपाय हो सकते हैं कि पहला उपाय है कि नागरिकों को सरकार के निर्णयों और प्रक्रियाओं, जो भी प्रक्रिया होगी किसी भी कार्य को करने की, उन प्रक्रियाओं की संपूर्ण जानकारी, यानी निर्णय प्रक्रियाओं एवं गतिविधियों, जो भी उसकी गतिविधियां होती है, गतिविधियों को जानने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। कि सरकार ने कौन कौन से निर्णय लिए, उसकी क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या उसमें सरकार की गतिविधियां हैं, उस गतिविधियों की पूरी जानकारी प्रत्येक नागरिक को होनी चाहिए। दूसरे उपाय की बात करें तो बच्चों कि भ्रष्टाचार में दोषी पाए गए व्यक्ति के खिलाफ तुरंत न्याय प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। जो भी भ्रष्टाचार में दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ, जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ तुरंत न्याय प्रक्रिया शुरू की जाए और जल्द से जल्द उसको सजा दिलाने का कार्य किया जाए। जो भ्रष्ट लोक सेवक है उन्हें भ्रष्टाचार के माध्यम से, रिश्वत के माध्यम से जो संपत्ति उन्होंने अर्जित करी है उस अर्जित संपत्ति को भी, अर्जित की गई संपत्ति को जब्त कर लिया है। जो भी उन्होंने संपत्ति अर्जित की है वो संपत्ति अर्जित जब्त कर ली जाए। अगला जो है बच्चों कि उच्च स्तर, जो ऊंचे स्तर पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों को तुरंत नीचे तक स्तर तक पहुंचना, यानी उनको लागू करने के लिए तुरंत नीचे के स्तर तक उनको लागू करने के लिए त्वरित गति से पहुंच जाने चाहिए। पर जो भी हाई अथॉरिटी के द्वारा जो भी निर्णय लिए गए उसको तुरंत नीचे के स्तर तक पहुंचना जरूरी है ताकि उन नियमों का तुरंत सबको पता चल सके और कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं करे। जो सार्वजनिक महत्व के पद हैं, जो बड़े पद हैं, सार्वजनिक महत्व के पद हैं, उसमें किसी ऐसे लोक सेवक को जो भ्रष्ट है या संदिग्ध है तो ऐसे लोक सेवक को पदस्थापित नहीं करना चाहिए। यानी उस पद पर किसी लोक सेवक को आसीन करने से पहले
उसकी संपूर्ण जानकारी, कहीं ये व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त तो नहीं है, ऐसी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही किसी व्यक्ति को उस पद पर आसीन करना चाहिए। राजनीतिक दलों को जो भी चंदा मिलता है, राजनीतिक दलों को जो भी चंदा मिलता है वो चंदे की पूरी तरह से जांच पड़ताल होनी चाहिए कि चंदा किसने दिया, पूरी रसीद कटनी चाहिए, कहां से आया, उस व्यक्ति की संपत्ति की जिसने चंदा दिया उसके बारे में कहीं इसने काले धन के रूप में तो चंदा नहीं दिया, इस चीज की भी पूरी जानकारी वहां पे होनी चाहिए। और बेनामी सौदा निषेध अधिनियम 1988 को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। तो बात करें विमुद्रीकरण की प्रक्रिया में, जो विमुद्रीकरण की प्रक्रिया है, उस विमुद्रीकरण की प्रक्रिया में जो काला धन है वो तुरंत बाहर लाया जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक शब्द आया विमुद्रीकरण, काफी नाम सुना होगा आपने, इसका आजकल काफी नाम चल रहा है कि क्या है विमुद्रीकरण, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर इस क्लास को समाप्त करेंगे कि भ्रष्टाचार पर विमुद्रीकरण का प्रभाव। भ्रष्टाचार पर विमुद्रीकरण का क्या प्रभाव पड़ा कि भ्रष्टाचार के रोकथाम के लिए भारत के विभिन्न भागों में नकली जो मुद्रा चल रही थी उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 8 नवंबर केंद्र सरकार ने कब 8 नवंबर 2016 8 नवंबर 2016 को 500 के और 1000, ठीक है, 500 और 1000 रुपए के 1000 रुपए की जो नोट थे उनका विमुद्रीकरण कर दिया। यानी उन नोटों को रात को 12 बजे से 8 नवंबर 2016 की रात के 8 बजे से उन नोटों को चलन से बाहर कर दिया। इससे इसी को विमुद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। मुख्य उद्देश्य था इसका, एक ही मुख्य उद्देश्य था काले धन का पता लगाना। इन्होंने कुछ इस तरह से नियम बनाए कि अब ये नोट चलन में नहीं रहेंगे, इन नोटों को बैंक में ही सिर्फ जमा कराया जा सकता है। तो बैंक में जो भी जमा कराने जाएगा उससे पूछा जाएगा कि आपके उसको उस पैसे का जो भी पैसा वो लाएगा उस पैसे का उसको हिसाब देना पड़ेगा। यानी काले धन का पता लगाने, भ्रष्टाचार को रोकने और आतंकवाद का जो पोषण कर रही है नकली मुद्रा, जो भी जितने भी नकली मुद्रा चल रही थी उस सारी नकली मुद्रा को खत्म करने के उद्देश्य से ये विमुद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। कि जो काले धन पे तो कुछ लगा ही लगा, इससे खास करके जो नकली नोट चल रहे थे, जितने नकली नोटों को एकदम से खत्म कर दिया। चुनावी में जो काले धन का उपयोग था उसको बंद करने के लिए ये निर्णय भारतीय इतिहास में काले धन की, जो भारत का इतिहास था उस भारतीय इतिहास में काले धन की सफाई के रूप में उठाया गया एक कदम माना जाता है, जिससे काले धन को समाप्त किया जा सके। लोग अधिकांश नगद लेन देन के अभ्यास थे, पहले कोई बैंकों के माध्यम से या ऑनलाइन या यूं कहे कि प्लास्टिक जो मनी थी उसके माध्यम से, चेकों के माध्यम से बहुत कम करते थे, नगद लेन देन करते थे जिसका पता बैंक को नहीं लग पाता था, तो उसके अभ्यस्त थे। इसलिए लोगों को इस प्रकृति से का समाज संगठनों द्वारा
काला धन अर्जित करने के लिए जो दुरुपयोग किया जाता था, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचता। विमुद्रीकरण के बाद लोगों को इस बात के लिए समझाया गया, ज्यादा से ज्यादा जोर दिया कि जो भी पैसों का वो ट्रांजैक्शन करे वो नकद रूप में नहीं करके ऑनलाइन के माध्यम से करें, बैंकों के माध्यम से करें, चेकों के माध्यम से करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो बाहर निकल कर आए, तो काला धन लोगों को जमा करने का अवसर नहीं मिले। यानी काले धन के प्रवाह से एक समांतर अर्थव्यवस्था कि काला धन इतना ज्यादा काला धन था देश में कि एक अर्थव्यवस्था उसके समान भारतीय अर्थव्यवस्था के समांतर एक अर्थव्यवस्था खड़ी की जा सके। उसी अर्थव्यवस्था को खत्म करने के लिए, काले धन की अर्थव्यवस्था को खत्म करने के लिए ये कार्य किया गया। तो दूसरी तरफ भारत में जो आतंकी गतिविधि थी, मुद्रा के दम पर चल रही थी, उसको भी रोकने का इसमें प्रयास किया। इस तरह से बच्चों को भ्रष्टाचार को रोकने के बहुत ही प्रभावी कदम विमुद्रीकरण की दिशा में उठाया। तो बच्चों, भ्रष्टाचार वाले आज की क्लास से संबंधित कोई समस्या हो और जरूर हमसे संपर्क करें। हम अपनी समस्याओं को समाप्त करने का, सुलझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।